टारगेट्स को भी। इस तरह से हमने 9 टारगेट्स फाइनल किए। उनमें 5 टारगेट्स पीओजे में थे और 4 टारगेट्स पाकिस्तान में। एनएसए उन टारगेट्स के साथ प्रधानमंत्री के पास गए और उनको बताया कि इसमें पाकिस्तान की तरफ से जवाबी हमला होने का खतरा है, क्योंकि इसमें हम पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस पर हमला करेंगे, जिसे पाकिस्तान ने हमेशा से एक नो गो एरिया माना है। उस रेड लाइन को क्रॉस करने से या तो वो न्यूक्लियर अटैक करेंगे या फिर कुछ बहुत बुरा करेंगे। अब ये फैसला आपको करना है कि हम ये करें या फिर कुछ और सोचा जाए। ये सुनने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे 10 से 12 घंटे दो, और फिर 30 तारीख को प्रधानमंत्री ने साइन कर दिया। उस शाम प्रधानमंत्री ने मुझे फिर से बुलाया और मुझसे पूछा कि आप ये जो ऑपरेशन करने वाले हैं इसका नाम क्या रखा है। मैंने कहा कि अभी इसका नाम ट्यूलिप गार्डन है, क्योंकि वो घटना वैली में हुई थी। उन्होंने कहा हमें इस ऑपरेशन का नाम रखना चाहिए ऑपरेशन सिंधु। मैंने कहा सर ये बहुत अच्छा नाम है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी रद्द कर दी गई है, ये उससे रिलेट करता है। उन्होंने कहा नहीं, ये ऑपरेशन सिंदूर है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश की औरतों की मांग का सिंदूर उजाड़ा है और हमें उसका बदला लेना है। मेरे दिमाग में अचानक आया कि ये बात पूरे भारत को जोड़ देगी, और ऐसा पहली बार होगा कि तीनों सर्विसेज का एक कॉमन ऑपरेशनल नाम होगा। आखिरकार हमने 9 टारगेट्स को चुन लिए, नॉर्थ से शुरू करके लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ। सैयदना बिलाल, सवाई नाला, कोटली, गुलपुर, भिंबर, महमूना जोया, सरजल और बेशक बहावलपुर और मुरीद के। ये सभी टारगेट्स अलग अलग दूरियों पर थे, लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री से। इस बार बात अलग थी, हमें दुश्मन के घर में घुसकर उसे मारना था। हर बिल्डिंग को बहुत डिटेल में स्टडी करना जरूरी था। बिल्डिंग की कॉम्पोजिशन क्या है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कैसी है, ताकि यह तय किया जा सके कि कौन से हथियार इस्तेमाल करने हैं। ये जानने के बाद कि टारगेट्स की दूरी कितनी है और उन तक कौन कौन से वेपन्स पहुंच सकते हैं, ये फैसला किया गया कि 7 टारगेट्स ऐसे हैं जिन पर इंडियन आर्मी हमला करेगी, और बाकी 2 टारगेट्स जो बहावलपुर और मुरीद के में हैं, उन्हें इंडियन एयरफोर्स खत्म करेगी। एयर पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर पहले रिस्पॉन्डर्स हम ही होते हैं। हमारे दिमाग में 2 बातें बिल्कुल साफ थीं कि हमें इतना नुकसान जरूर पहुंचाना है जिसके बाद दुश्मन के मन में कोई शक बाकी न रहे। हमें 2 टारगेट्स दिए गए थे, एक मुरीद के जो बॉर्डर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है लाहौर के पास, और दूसरा भावलपुर जो बॉर्डर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दोनों सिंबॉलिकली बहुत खास थे, क्योंकि दोनों टेररिज्म के सेंटर थे। मुरीद के एलईटी का हेडक्वार्टर था और भावलपुर जैश-ए मोहम्मद का, तो वो उनके घर में घुसकर मारने जैसा था। और वो शहर के बीचों बीच है, तो चैलेंज था कि जोरदार हमला करना है और ध्यान रखना था कि चीजों को कम नुकसान पहुंचे। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे परिवार थे जो उनके आसपास रह रहे थे, क्योंकि आतंकवादी इसी तरह बचते हैं, वो अपने अड्डे ऐसे ही इलाकों में बनाते हैं ताकि उन पर आसानी से हमला ना हो सके। और क्योंकि टारगेट्स बहुत बड़े थे, इसलिए हमने मिलकर फैसला किया कि इस टारगेट को एयरफोर्स संभालेगी, क्योंकि हम चाहते थे कि वो हमला बहुत जोरदार हो, जो इतनी दूर दुश्मन के इलाके में प्रिसीशन के साथ सिर्फ एयरफोर्स कर सकती है। उसके बाद हम सब साथ बैठे और ये प्लानिंग की कि हमला कैसे करना है। कुछ लोग हमेशा
क्राइसिस से घिरे रहते हैं। नदर्न कमांड में पोस्टिंग होने की वजह से कई बार मैं अलग अलग तरह के क्राइसिस का सामना कर चुका हूँ। नदर्न कमांड का मोटो ये है कि हम हमेशा वॉर में रहते हैं और हम हमेशा अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। जिस वक्त वो सारी प्लानिंग की गई थी, मुझे चीफ ने ये इशारा दे दिया था कि जब सही वक्त आएगा तब नदर्न आर्मी की कमान मेरे हाथों में होगी। जब आर्मी हेडक्वार्टर्स और दिल्ली में बहुत सारे लोग प्लानिंग कर रहे थे, तब मुझे उसकी पूरी जानकारी मिलती रहती थी और मैं जानता था कि मुझे जाना होगा। मैं एमएस ब्रांच से उस पोस्टिंग के रिटर्न ऑर्डर का इंतजार कर रहा था ताकि मैं वो ऑर्डर लेकर जल्दी से फ्लाइट पकड़ सकूं और निकल जाऊं। मुझे याद है उस दिन चीफ ने सभी को एमओ ऑप्स रूम में बुलाया था और डेप्यूटी चीफ स्ट्रैट होने के नाते मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मैं उस चीज के होने का इंतजार कर रहा था और तभी कोई पीछे से आया और कहा कि सर, आपका रिटर्न पोस्टिंग ऑर्डर आ चुका है। और मैं बस अपनी कुर्सी से उठा और उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर क्या बातें चल रही थी। मैं उठा और मैंने चीफ सर से रिक्वेस्ट की कि मैं निकलना चाहता हूँ, मैं 1 घंटे के अंदर फ्लाइट लेना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा ठीक है। उधमपुर पहुंचने के बाद मुझे ये सोचना था कि टारगेट्स पर हमला कैसे करना है। अगर हमें 7 कैंप्स को टारगेट करना है तो हम वो कैसे करेंगे, हम कौन से वेक्टर्स इस्तेमाल करेंगे और साथ ही उन टारगेट्स के अंदर वो कौन से इलाके हैं जिन पर चाहे कुछ भी हो जाए हमें प्रिसिशन स्ट्राइक करनी ही है। मुझे 1 मई से वाइस चीफ की जिम्मेदारी संभालनी थी, तो जब मैं यहाँ पहुंचा तो बेशक थोड़ी सी प्लानिंग पहले ही शुरू हो चुकी थी, जैसे कि फोर्सेस को कौन कौन सी जगह तैनात करना है और अपने एयर डिफेंस अलर्ट लेवल्स बढ़ाने हैं। मुझे एओसी इन सी साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के तौर पर वहां जाना था। मैं कहूंगा मैंने 1 भी मिनट बर्बाद नहीं किया और वहां लैंड करते ही मैं अपने काम में लग गया। तो वहां पर सबसे जरूरी काम था हर स्टेशन को कॉल करना और फिर उनको ये बताना कि आप पूरी तरह तैयार और सतर्क रहे। अगर मैं प्रेपरेटरी फेज के बारे में बात करूं तो मुझे नहीं पता था मुझे कितने दिन मिलेंगे, क्योंकि जब टारगेटिंग शुरू होगी तो हो सकता है उसमें 2 दिन लग जाएं या फिर 1 दिन लगे या हो सकता है 3 दिन लग जाए, ये कोई नहीं बता सकता था। तो इस प्रेपरेटरी फेज में मेरे पास जो हर 1 मिनट था मैं उसे बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल कर रहा था। हमें पूरी तरह श्योर होना था कि एलओसी पर हमारी तैयारी पूरी हो और अगर बात बिगड़ती है तो उसके लिए मेरे लोग सही जगह पर तैनात हों। मेरे पास हथियारों और गोला बारूद की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे हर तरह की सरप्राइज के लिए भी तैयार रहना था। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि भारत का जवाबी हमला कहां पर होने वाला है। वहां रिहर्सल्स हो रही थी और लोग अपने प्लेटफॉर्म्स पे रिहर्स कर रहे थे।